आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है, मगर ना तो इस केस में कोई कातिल है, ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कत्ल भी हो जाए और उसका कोई कातिल भी ना हो, मगर आज के इस केस में कुछ ऐसा ही है। इस केस ने एक अमेरिकी शहर को हिलाकर रख दिया था। दुनिया इस केस को नादिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नादिया मलिक मिसिंग केस की पूरी कहानी? तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है भारतीय मूल की लड़की नादिया मलिक की। नादिया मलिक अपने परिवार के साथ अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहा करती थी। नादिया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात भारतीय मूल के ही भूपेंद्र गगन नाम के एक लड़के से होती है। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद नादिया की जिंदगी ने नई करवट लेनी शुरू कर दी। भूपेंद्र उन दिनों फिलाडेल्फिया में रहा करता था। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद ही नादिया की जिंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वो ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना पसंद करती थी, मगर भूपेंद्र से मिलने के बाद वो उसके लिए पागल सी होने लगती है। अब वो दिन रात भूपेंद्र से बात करने लगती है और इतना ही नहीं, उसे जब भी मौका मिलता था तो वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भूपेंद्र से मिलने जाया करती थी। इन सब के चक्रों में नादिया की पढ़ाई काफी पीछे छूटने लगती है। नादिया की जिंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नादिया के घर वाले काफी परेशान होते हैं। वो नादिया को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर नादिया को भूपेंद्र के अलावा ना कुछ दिखाई देता था और ना ही भूपेंद्र की बातों के अलावा किसी और की बातें सुनाई देती थी। भूपेंद्र के प्यार में नादिया इतनी खो जाती है कि जब परिवार वाले उसे कुछ ज्यादा समझाने लगते हैं तो नादिया अपने परिवार वालों से ही सारे रिश्ते खत्म करके भूपेंद्र के पास ही रहने लगती है। नादिया और भूपेंद्र शादी भी नहीं करते और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान नादिया एक बेटे को भी जन्म देती है। नादिया अब अपने परिवार वालों को भुलाकर अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र तथा बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। बीतते समय के साथ नादिया का परिवार भी बढ़ता है और साल 2012 तक नादिया 3 बच्चों की मां बन जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 28 फरवरी 2012 को नादिया के साथ एक बेहद ही दुखद घटना घटती है। नादिया और भूपेंद्र एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी एलिना सिंह के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जाते हैं। अभी ये लोग मार्केट में ही थे, तभी अचानक से उनकी बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बच्चे की हालत को देखते हुए दोनों से संभालने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चे की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। अपनी बेटी की हालत देखकर नादिया बहुत परेशान होने लगती है, लेकिन यहाँ भूपेंद्र एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी नादिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल मरती हुई बेटी को उसी हालत में छोड़कर भूपेंद्र ये कहकर भाग जाता है कि तुम पुलिस को मदद के लिए फोन करो, मैं कुछ नहीं जानता। इससे पहले कि नादिया कुछ कर पाती, वो मासूम बच्ची एकदम शांत हो जाती है। नादिया के बुलाने पर थोड़ी ही देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी वहां आ जाती है, मगर तब तक नादिया की बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बच्चे की मौत की वजह को समझने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम भी कराती है, मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि पोस्टमार्टम के बाद भी समझ नहीं आता कि बच्चे की मौत की वजह क्या थी। जब बच्ची का दम घुटने लगा था तो उस बच्ची का पिता भूपेंद्र वहां से भाग निकला था, इसलिए पुलिस को भूपेंद्र पर भी शक होता है। अब पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच करती है, मगर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। इस तरह उस बच्चे की मौत का कारण एक रहस्य बनकर रह जाता है। इस घटना के बाद एक बार फिर नादिया के परिवार वाले उससे संपर्क करते हैं और उसे समझाते हैं कि भूपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसको छोड़कर वापस आ जाओ। मगर नादिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और वो भूपेंद्र के साथ ही रहती है। मगर बेटी की मौत के बाद अब नादिया के रिश्ते भूपेंद्र के साथ पहले जैसे नहीं रहते। अब अक्सर इन दोनों की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। नादिया की बहन मोना मलिक के मुताबिक अब भूपेंद्र नादिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। गाली गलौज और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ अब आम हो गई थी। कुछ समय तक तो नादिया ये सब कुछ झेलती है, मगर अब चीजें उसकी बर्दाश्त के बाहर होने लगती हैं। नादिया भूपेंद्र को छोड़ने का मन बनाने लगती है, इसलिए वो अब किसी और में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देती है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात थॉमस सिंह नाम के एक व्यक्ति से होती है। थॉमस सिंह यूएस आर्मी में कुछ साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद वापस आया था। धीरे धीरे नादिया थॉमस सिंह के करीब आने लगती है। थॉमस भी नादिया को पसंद करने लगता है और वो उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम भूपेंद्र का साथ छोड़कर वापस आ जाओ। नादिया भी जल्द से जल्द भूपेंद्र को छोड़ना चाहती थी, मगर भूपेंद्र नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी सब कुछ में महीनों बीत जाते हैं। अब साल आ चुका था 2014। प्यार से शुरू हुआ नादिया और भूपेंद्र का रिश्ता काफी जहरीला हो चुका था। नए साल में नादिया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती है
और इसी कोशिश के तहत वो एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। नादिया डॉक्टर बनने का सपना पालते हुए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। 2014 के जनवरी के महीने में ही नादिया का प्री मेडिकल एग्जाम का फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाता है। इसी बीच फरवरी के महीने में भूपेंद्र को कहीं से थॉमस सिंह के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और भूपेंद्र नादिया की बुरी तरह पिटाई भी करता है। इस मारपीट से नादिया बुरी तरह टूट जाती है और वो पूरी तरह से उसको छोड़ने का मन बना लेती है, मगर भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो थॉमस को भी मैसेज में नादिया से ना मिलने की धमकी देता है। जब नादिया बिल्कुल बेबस हो जाती है तो वो अपने भाई खालिद मलिक को फोन करके मदद की गुहार लगाती है। बहन की बातें सुनने के बाद खालिद 9 फरवरी 2014 को भूपेंद्र को फोन करता है और उसे नादिया को छोड़ने के लिए कहता है। इसी बात पर दोनों की फोन पर काफी बहस हो जाती है। अब खालिद फोन करके इसकी जानकारी पुलिस को देता है। खालिद के फोन के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम भूपेंद्र के घर पर जाती है, मगर वहाँ ना तो भूपेंद्र मिलता है और ना ही नादिया। पुलिस आसपास की उन सभी संभावित जगहों पर छापेमारी करती है जहां भूपेंद्र जा सकता था, मगर कहीं से भी भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं चलता है। 9 फरवरी 2014 की तारीख यूं ही बीत जाती है। नादिया और भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं लगता है। अब इसी के बाद 10 फरवरी 2014 को नादिया के परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाकर भूपेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस अभी नादिया की तलाश में लगी ही थी कि तभी नादिया के मोबाइल से एक के बाद एक कई टेक्स्ट मैसेज खालिद के मोबाइल पर आते हैं। ये मैसेज भूपेंद्र भेज रहा था। एक मैसेज में भूपेंद्र खालिद से कहता है कि तुम हार गए, मैं जीत गया। नादिया अब कभी घर वापस नहीं आएगी, तुम उसका चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे। तुम पूरे अमेरिका में उसको खोज लो, लेकिन वो तुमको कहीं नहीं मिलेगी। खालिद इन मैसेजेस की जानकारी पुलिस को भी देता है। पुलिस भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है, मगर कुछ फायदा नहीं होता है। पुलिस नादिया का मोबाइल भी ट्रेस करती है। पुलिस के मोबाइल ट्रेसिंग के मुताबिक पहले इनकी लोकेशन फिलाडेल्फिया थी, फिर ये लोग वॉशिंगटन की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं। मगर जब ये लोग ओहायो शहर पहुँचते हैं तो यहाँ आकर इनके मोबाइल के मूवमेंट बंद हो जाते हैं। इस बार पुलिस की एक टीम ओहायो तक आती है। पुलिस पीछा करते हुए उस घर तक भी पहुंचती है जहां भूपेंद्र आकर रुकता है। जैसे ही भूपेंद्र को इस बात की भनक लगती है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसको पकड़ लेती है। जब भूपेंद्र से नादिया के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपने वकील के आने के बाद ही बात करूंगा। इसके बाद पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास से नादिया का मोबाइल, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और कार की एक चाबी निकलती है। जांच के बाद खुलासा होता है कि उसी कार की चाबी है जिससे भूपेंद्र और नादिया निकले थे। पुलिस की पूछताछ में भूपेंद्र बताता है कि मैंने कार के साथ ही नादिया को फिलाडेल्फिया में ही छोड़ दिया था, मगर भूपेंद्र की बात इसलिए झूठ लगी थी क्योंकि नादिया के परिवार वालों के मुताबिक उस कार की एक ही चाबी थी और वो चाबी भूपेंद्र की जेब से मिली थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नादिया बिना चाबी के कार चला सके? भूपेंद्र के चेहरे पर चोट के भी निशान थे। इसके बारे में पूछे जाने पर भूपेंद्र बताता है कि जब नादिया से उसकी मुलाकात हुई तो दोनों की लड़ाई हो गई थी और उसी झड़प में ये निशान लग गए थे। अब पुलिस की कई टीम नादिया को खोजने में लग जाती है। पुलिस की बड़ी चहल पहल के बीच इस केस की चर्चा फिलाडेल्फिया में जोरों शोरों से होने लगी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि नादिया और वो कार कहाँ है। पुलिस की जांच जारी रहती है, मगर हाथ अभी भी खाली थे। 20 फरवरी 2014 को फिलाडेल्फिया के मार्पले टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट में एक कॉल आती है। वो बताते हैं कि एक ब्लैक कार मार्केट स्ट्रीट के पास खड़ी है। पुलिस की एक टीम भागते हुए उस जगह पर जाती है तो उनको वहाँ एक कार खड़ी मिलती है। कार पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। आनन फानन में उस कार को खोला जाता है। कार के अंदर पुराने कपड़ों के ढेर थे। इसके अलावा काफी सामान बिखरा पड़ा था। पहले तो पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आता, मगर जब उन कपड़ों के ढेर को हटाया जाता है तो उन कपड़ों के ढेर के नीचे नादिया की लाश पड़ी हुई थी। जिस नादिया की तलाश पिछले 10 दिनों से हो रही थी, वो अब पुलिस को कार के अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे मरी हुई मिलती है। मृत्यु के समय नादिया की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। लाश मिलते ही पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नादिया की पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर की टीम की ओर से 21 जनवरी 2014 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि नादिया के शरीर पर किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के दौरान भी मौत की वजह और मृत्यु के तरीकों से संबंधित कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मौत के कारणों को समझने के लिए कुछ सैंपल्स फोरेंसिक लैब भी भेजे जाते हैं, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इसलिए भूपेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
फिर भी पुलिस उसे शहर में ही रहने को कहती है। मगर अप्रैल 2014 में भूपेंद्र पुलिस के नियमों को तोड़ते हुए कहीं चला जाता है। इसी के बाद उसे गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया जाता है। मगर कुछ महीनों के बाद उसे कोर्ट से बेल मिल जाती है। उम्मीद की जा रही थी कि 2 महीनों में फोरेंसिक लैब से नतीजे आ जाएंगे, मगर वहाँ से 8 महीने बाद रिपोर्ट आती है, जिसके आने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। उस रिपोर्ट में भी यही बताया गया था कि काफी जांच के बाद भी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस रिपोर्ट के बाद कई नामी जासूसों को इस केस में शामिल करती है। कई महीनों तक जांच चलती रहती है, मगर पुलिस के हाथ कोई भी जानकारी नहीं लगती है। हालांकि डिटेक्टिव अपनी जांच के बाद भूपेंद्र पर ही नादिया को जहर देकर मारने का शक जताते हैं, मगर उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए भूपेंद्र पर वो कोई भी मामला दर्ज नहीं कर पाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस भूपेंद्र के खिलाफ कोई गवाह या सबूत नहीं जुटा पाती है। तो पुलिस कोर्ट में नादिया की हत्या को रहस्य में मौत बताते हुए क्लोजल की रिपोर्ट फाइल कर देती है और कुछ महीनों बाद ये केस भी बंद हो जाता है। इस प्रकार भूपेंद्र इस केस से साफ बचकर निकल जाता है और आराम से आजाद होकर अपनी जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।